हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड ब्लास्ट का फाइनल्स डे के बारे में, जहाँ पे दो सेमीफाइनल्स मैच होने जा रहे हैं उनके बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर मैच का एनालिसिस वीडियो नहीं है। यहाँ पे हम दोनों ही मैचेस जो आज होने वाले हैं, एक आपको पता होगा इंडियन टाइम में 3 साढ़े 3 बजे और दूसरा शायद 7:30 बजे होने वाला है। उन दोनों ही सेमीफाइनल्स के बारे में हम एक साथ यहाँ पे बातें करेंगे। क्यों करेंगे वो जब हम वीडियो आगे ले जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे बतानी ज़रूरी है और मुझे लगता है ये चीज़ें ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये जो मैच है इन दोनों मतलब चारों टीमों के बीच में, ये मैच पहले भी हो चुका है। ठीक है, लकीली फॉर अस कि ये दोनों मैचेस की जो चारों टीमें हैं एक ही ग्रुप में रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए हेड टू हेड की चीज़ें हमारे पास कमी नहीं होने वाली है। हम क्या क्या एक्सपीरियंस ब्रिंग कर रहे थे उन मैचेस से जो ग्रुप स्टेज में हमने कवर करके रखा हुआ था, उसको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये पूरा जो आज का दिन है, मतलब दो सेमीफाइनल और फाइनल मिला के जितने भी मैचेस होने वाले हैं, 3 मैचेस, वो होगा एक न्यूट्रल वेन्यू पे, जहाँ पे इन दोनों चारों टीमों का कोई नाता नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैचेस हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो ऑफ कोर्स हम आपके सामने रखने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। पहले जो हम करेंगे, सेमीफाइनल 1 का मैच एनालिसिस करेंगे। वहाँ पे हम हेड टू हेड की जो इन्फॉर्मेशन हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस वगैरह वो मैं शेयर करूँगा, उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। उसके बाद हम सेमीफाइनल 2 के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि ग्राउंड एक ही है तो ओवरऑल यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद फाइनल मैच के लिए भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आप कॉन्सिडरेशन में रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो ग्राउंड है एजबस्टन बर्मिंघम का, लास्ट सीजन भी फाइनल्स डे यहीं पे हुआ था। ठीक है, मतलब वाइट रेड ब्लास्ट का 2020 वाला जो एडिशन था, वहाँ पे भी फाइनल्स डे यहीं पे हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको वो मैचेस दिखा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे बारिश के काफ़ी आसार थे और एक भी मैच उस दिन में पूरा नहीं हो पाया था। 20 ओवर का कोई मैच नहीं हुआ था, 11 ओवर, 6 ओवर, 14 ओवर ऐसे कोई मैचेस शायद हुए थे। तो वो देखिए कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आज भी बारिश के चांसेस हैं, लेकिन शायद उतना इफेक्ट नहीं हो बारिश का जितना लास्ट सीजन में हुआ था। सब कुछ बातें करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है अभी के लिए, लेकिन जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमीफाइनल से। ऑफकोर्स सारे मैचेस बर्मिंघम में होने वाले हैं। मैच होगा फर्स्ट वाला हैम्पशायर और सॉमरसेट के बीच में। ठीक है, सॉमरसेट इस फिक्चर में 3-2 से आगे है। इस सीजन में 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। दोनों टीमें, चारों ही टीमें सेम ग्रुप पे रहा करती थी। तो अपने घर पे सॉमरसेट ने हैम्पशायर को हराया है और हैम्पशायर ने जब से मोमेंटम गेन करना शुरू किया, आपको पता होगा कि जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस थे, आखिरी 5-6 मैच से पहले तक भी हैम्पशायर नॉकआउट में जाने के किसी भी पोजीशन में नहीं थे। लेकिन 1-2 मैच में मोमेंटम गेन करने के बाद जो स्पीड उन्होंने पकड़ा है, अभी भी वो लगातार जीतते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मोस्टली उनकी बॉलिंग या उनकी फील्डिंग बहुत ही अच्छी हुई है इस बीच में। बैटिंग शायद उतना कंसिस्टेंट नहीं हो, लेकिन कहीं जाके अगर वो 130 या मुश्किल से 140 तक भी बना देते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वो बना रहे हैं सामने वाली टीम के ऊपर। और ये चीज़ आपने क्वार्टर फाइनल में भी नोटिस करा होगा। और इसके पीछे मैं पर्सनली जो मानता हूँ, अगर आप लाइव मैच देख रहे होंगे आपको पता होगा कि जेम्स विंस का कैप्टनसी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, सेम चीज़ से उन्होंने जो 100 का टूर्नामेंट है वो भी उन्होंने जीत हासिल करा होता साउथहैम्पटन के फ्रेंचाइजी के होकर, और यहाँ पर भी वही चीज़ वो कर रहे हैं। शुरुआत से थोड़ा मोमेंटम उतना अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छी तरीके से मोमेंटम गेन कर चुकी है हैम्पशायर की टीम। सॉमरसेट की बात करें तो शुरुआत से उनका भी थोड़ा बहुत लड़खड़ा गया था, लेकिन उन्होंने सही समय पर गियर अप करा। बीच में कुछ मैचेस वो हारे भी हैं, लेकिन अच्छा मोमेंटम इनके पास भी है। क्वार्टर फाइनल में इन्होंने हराया था लैंकाशायर को और हैम्पशायर ने हराया था नॉटिंघमशायर को। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3-2 आखिरी मैच हैम्पशायर जीती है, तब जाके ये दूसरा जो जीत है उनके खाते में आया है। मतलब उस लास्ट मैच के पहले तक वो 4-1 से पिछड़ रहे थे। ठीक है, अगर हम इस फिक्सचर में देखेंगे तो जैसा कि आप इस सीजन में भी देख सकते हैं कि हैम्पशायर की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही है। ठीक है, और बैटिंग खराब होने के वजह से ही सॉमरसेट ने उनको काफ़ी पीछे ढकेल दिया है लगभग मोस्ट मैचेस में ही। तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। देखिए, ग्राउंड से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये मैचेस जो है या तो सॉमरसेट के घर पे या तो हैम्पशायर के घर पे हुए हैं। दूसरे सेमीफाइनल के लिए भी यही चीज़ लागू होता है, तो ग्राउंड के बारे में हम ज़्यादा चीज़ें बता नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो मैच का सीन बन रहा है, क्या हो रहा है मैचेस में, उसको हम थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं, तो उसको हम फॉलो करेंगे। राइट, चलो
तो देखो साउथहैम्पटन मैच हुआ था, जैसे मैंने बताया हैम्पशायर की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। ग्रेगोरी आज के मैच में भी स्क्वाड में अवेलेबल हैं। लास्ट जो हमने काउंटी मैच कवर करा हुआ था वहाँ पे भी वो स्क्वाड में अवेलेबल थे, लेकिन खेले नहीं थे। आज के मैच में भी वो अवेलेबल है, उनको कैप्टन भी बना के रखा गया है। कितना फिट होंगे, क्या सीन है, वो तो अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन वो अवेलेबल हैं इतना हम ज़रूर से बता सकते हैं। हालांकि जितना उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, जो कि सोमरसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड हुआ था, कि वो फुली फिट नहीं है, अभी के लिए वो फुली फिट नहीं है और शायद बॉलिंग नहीं कराएंगे, इतना तो पता चला है। अभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है मैच में जाके। तो जो भी हो, बैंड मेंबर साथ में थे, सोमरसेट ने इजीली चेस कर लिया। डॉसन आपको करंट स्क्वाड मेंबर से दिख जाएंगे, ये है पहला मैच। अगला मैच अगर हम आएंगे तो टोरंटो में आपको मैच होता हुआ दिख जाएगा। सोमरसेट ने यहाँ पर भी अच्छी बैटिंग करी हुई थी, 3 विकेट पर 172, और यहाँ पर भी उन्होंने अच्छा बैटिंग करा था, 4 विकेट खोकर 130 रन। करंट स्क्वाड मेंबर से हिलरेथ और यहाँ से क्रिस वुड दिख जाएंगे। डॉसन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ग्रेगोरी की बॉलिंग, साथ में क्रेग ओवर्टन। यहाँ पर हैम्पशायर ने हैम्पशायर वो चेज कर गए, ठीक है। ये एक मैच था जो वो जीते थे। अगला मैच साउथहैम्पटन में सोमरसेट की बैटिंग वापस से अच्छी रही, 202 उन्होंने बनाए, जहाँ पर आबेल आपको दिख जाते हैं, और करंट स्क्वाड मेंबर्स में से क्रिस वुड। एबॉट भी स्क्वाड में है, लेकिन उनको खिलाया तो नहीं जा रहा है, तो देखना पड़ेगा। हैम्पशायर की बैटिंग वापस से यहाँ पर खराब रहा, ठीक है। क्रेग ओवर्टन वापस से आपको दिख रहे हैं वैंडरवाल्क के साथ। अगला टोरंटो में मैच हुआ, सोमरसेट का रन यहाँ पे ठीक ही बना, 172, फिर से आप कह सकते हैं ठीक ठाक बैटिंग हुआ, लेकिन विकेट थोड़े ज़्यादा गिर गए। और स्कॉट क्यूरी जो यहाँ पर उन्होंने पहला मैच खेला था, और काफ़ी दिनों से हम इनके बारे में प्रेडिक्शन कर रहे थे, और यहाँ पर जाके उन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया भी था। रन बनाने वाले प्लेयरों में से आपको बैंटन दिख जाते हैं, स्मिथ दिख जाते हैं। बैंटन बीच में 2-3 मैच में उन्होंने रन बनाया था, इस मैच के बाद भी मेरे ख्याल से केंट वाले मैच में भी उन्होंने रन बना के रखा हुआ था, तो वहाँ पे भी एक मोमेंटम उन्होंने गेन करा था, लेकिन उसके बाद फिर से वहीं पे वो आ गए हैं वापस, जहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था सीजन के शुरुआत में, और आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं अभी भी। हैम्पशायर की बैटिंग यहाँ पर भी उतनी अच्छी नहीं रही, तो आप देख सकते हैं बीच में एक मैच को छोड़ के लगातार हैम्पशायर का बैटिंग थोड़ा डाउनवर्ड्स ही जा रहा है, ठीक है। रन बनाने प्लेयर्स में से मेजर जो प्लेयर्स थे वो अवेलेबल नहीं है। वेदरली ने यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस करा हुआ था, ग्रेगोरी की बॉलिंग काम पे आई थी, साथ में ओवर्टन, डेवी वगैरह रहे हैं। और आखिरी जो मैच हुआ था साउथहैम्पटन में, हैम्पशायर का बैटिंग यहाँ पर डिसेंट हुआ था, मैं कहूँगा बहुत ही बुरा भी नहीं और बहुत ही अच्छा भी नहीं, लेकिन डिसेंट हुआ था। वेदरली एक कॉमन परफॉर्मर आपको दिख रहे हैं, जो दोनों ही मैच पे इस सीजन में रन बना के आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया भी हुआ है कि वेदरली का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिखेगा कि साउथहैम्पटन के ग्राउंड पे, और यहाँ पर वही हुआ है। आप इस सीजन में नोटिस कर सकते हैं, जो मेजर रन उन्होंने बनाए हैं मोस्टली उन्होंने साउथहैम्पटन के ग्राउंड पे ही बनाया हुआ है। यहाँ पर हालांकि इक्वेशन बदला था मैकमैनस ने, ठीक है। 30-35 गेंदों के भीतर उन्होंने 60 रन का रन इनिंग्स करके रखा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अभी भी होगा उनका इस टीम के अगेंस्ट में। कॉलिन ग्रैंडम यहाँ पर भी चले थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से ब्रूक्स डेलाइन की कुछ बॉलर से सोमरसेट को 100 रन पर निपटा दिया था, और यही मेरे ख्याल से मैच था, या फिर इसके पहले या उसके बाद वाला मैच कोई होगा, जहाँ से हैम्पशायर ने मोमेंटम गेन करना शुरू किया था, और उसके बाद वो पीछे मुड़ के अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। लीड करा था वापस से क्यूरी, तो क्यूरी और वेदरली 2 नाम हमें मिल रहे हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। दोनों ही मैच में जो खेला है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। स्कॉट क्यूरी एक में पहले बॉलिंग करते हुए 4 विकेट, और दूसरी बॉलिंग करते हुए 4 विकेट, साथ में डार्सी शॉट थे, व्हील, वुड, क्रेन यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, और वुड, क्रेन यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो एक दो करके विकेट यहाँ पर है, लेकिन मेजर परफॉर्मेंस अगर हम बताएं तो 2 प्लेयर्स का हमें दिख रहा है। सोमरसेट की तरफ से इस सीजन में कोई कंसिस्टेंटली हमें देखने को नहीं मिले हैं। बॉलिंग से ग्रेगोरी, डेवी यहाँ पर थे, और यहाँ से डेलाइन, ब्रूक्स, तो कंसिस्टेंटली कोई नहीं है। और बैटिंग से तो एक वजह से 100 रन पर निपट गए हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ से भी हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी जो हम बता सकते हैं हेड टू हेड से। हिस्टोरिकली हम जो देख पा रहे हैं कि हैम्पशायर का बैटिंग थोड़ा सा डाउनवर्ड्स रहा है, सोमरसेट का बैटिंग अच्छा रहा है, और वो डोमिनेटिंग भी रहे हैं। लास्ट जो मैच जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोमरसेट ऑल आउट हुई है, वहाँ पे आपको याद ही होगा कि बहुत सारे उनके फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, तो उसका भी रिफ्लेक्शन था। तो जो भी हो, 2 प्लेयर्स हम देख पा रहे हैं कि रिसेंटली इस सीजन में जो 2 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। एक है जो वेदरली, और दूसरे हैं स्कॉट क्यूरी दोनों ही मैच में इफेक्टिव हुए हैं रिगार्डलेस ऑफ द ग्राउंड। जो वेदरली का बेस्ट परफॉर्मेंस हालांकि साउथहैम्पटन में आया है, एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली कोई आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। ग्रेगोरी अगर बॉलिंग कराते तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते थे, लेकिन वो बॉलिंग मोस्टली नहीं कराएंगे, तो ज़्यादा कोई बताने वाले यहाँ पर बात नहीं है। क्रेग ओवर्टन जो पुराने प्लेयर्स हैं, रॉयल ऑफ वैंडरवाल्क जैसे प्लेयर्स के नाम हमें देखने को मिले हैं। बाकी कंसिस्टेंटली बैटिंग से कोई हमें उस तरह से देखने को नहीं मिला है, एक मैच में कोई और, तो ऐसा हमें देखने को मिला है। तो हेड टू हेड में यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। ग्राउंड के बारे में हम लास्ट में बातें करेंगे, तो डायरेक्टली आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, क्योंकि यहाँ पे और कुछ बताने के लिए हमारे पास है नहीं।
तो प्लेइंग 11 को इस तरह का हो सकता है जहां पर बैंटन और स्मिथ ओपनिंग करने आएंगे। एक आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा जो ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है इन दोनों टीमों के मैचेस में, ठीक है। सोमरसेट की टीम जो है, अच्छा इसके पहले मैं ये आइडिया वगैरह दूँ, काउंटी का जो मैच हुआ है, मतलब जो लास्ट क्वार्टर फाइनल हुआ था उसके बाद 3 काउंटी मैचेस खेली है सारी टीम्स। तो क्या हुआ है सोमरसेट के साथ कि उनका बैटिंग बहुत ख़राब हालत में चला है, और उनके जो कैप्टन है लुइस ग्रेगोरी, उन्होंने भी ये बात अग्री करा है कि बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग रहा है। देखिए हारना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से वो हारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश करने वाला रहा है। 3 मैचेस टोटल 6 इनिंग्स जिन्होंने खेले हैं, उनमें से सिर्फ एक या फिर 2 मेरे ख्याल से 50+ इनिंग्स रहा है, और वो दोनों ही इनिंग्स लास्ट मैच के लास्ट इनिंग्स में उन्होंने जो करके रखा हुआ था। लैंकाशायर के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, लेमन भी एक मैच में उन्होंने 100 लगाया था, जो उसी मतलब लास्ट मैच के सेकंड इनिंग्स पे, और अजहर अली थे जो कि अवेलेबल नहीं है। लेमन भी आखिरी 2-3 ब्लास्ट के मैचेस में भी काफ़ी अच्छा फॉर्म उन्होंने दिखाया था। लास्ट ब्लास्ट के मैच में भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था। बॉलिंग भी अभी वो ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि ग्रेगोरी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो आपको बैंटन, स्मिथ, हिल्ड्रेथ, आबेल ये टॉप 4 कंप्लीट करते हुए दिख जाएंगे। लेमन भी आ रहे हैं। ग्रेगोरी अभी हो सकता है ये ऊपर ही बैटिंग करने आए, क्योंकि ये बैटिंग ही करेंगे, क्योंकि बैटिंग जब तक वो कर रहे थे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आया था इनके बैटिंग में, हालांकि बॉलिंग नहीं करा रहे हैं अभी। उसके बाद वैंडरमेर और गोल्ड्सवर्थी का एक रोल आपको देखने को मिल जाएगा। कैसा रोल होगा वो जब मैं आके ग्राउंड के बारे में बातें करूँगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्रेग ओल्टन, मार्शन लैंग, ब्रूक्स, डेवी, ये दोनों ही बहुत ही डिसेंट ऑप्शंस होंगे, लेकिन मुझे लगता है डेवी को प्रायोरिटी ज़्यादा मिल सकती है इनकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और इनका बैटिंग हैंड बेटर है, इसलिए एक पोजीशन जो होगा यहाँ पे मुझे लगता है टीम सोच सकती है। एक है वालर जो होंगे, इनके जो सीज़न के शुरुआत से खेल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस इनका रहा है इस पूरे सीज़न में, और जैक लीच। इन दोनों में से कोई एक फ्रंटलाइन स्पिनर खेल सकते हैं अभी। देखिए अगर जैसे मैंने आपको बताया कि वालर अच्छे फॉर्म पर नहीं गुजर रहे थे, तो आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि जैक लीच ही तब तो खेलना चाहिए। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि टीम के पास ऑलरेडी 2 ऑफ स्पिनर हैं। रॉयल वैंडरमेर ने लास्ट जो क्वार्टर फाइनल हुआ था बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई हुई थी, 3 या 4 विकेट उन्होंने निकाले थे। गोल्ड्सवर्थी भी आपके लिए एक ऑप्शन, बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी आपके पास एक लेग स्पिनर की यहाँ पे जगह बनती है, जो है वालर का। फॉर्म भले ही उनका अच्छा नहीं है, लेकिन इनके पास जो पोटेंशियल है वो इस ग्राउंड पे काफ़ी हद तक काम पे आ सकता है। वो क्या काम है वो जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अभी के लिए समझ के रखो कि लेग स्पिनर्स का कुछ ना कुछ रोल होगा जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वालर का रोल बढ़ सकता है। बाकी हमारी टीम में जो प्लेयर्स होंगे, अच्छा ये जो ग्राउंड है एजबस्टन बर्मिंघम, आपको पता ही होगा, तो ये ग्राउंड 100 में भी किसी एक टीम का होम ग्राउंड हुआ करता था, आपको पता ही होगा। बर्मिंघम फिनिक्स जिस टीम का नाम था, उस टीम के होकर कुछ प्लेयर्स इस सोमरसेट की टीम में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। विल स्मिथ जो लगातार वहाँ पे मैचेस खेले भी थे और लगभग यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करके रखा हुआ था, तो इस ग्राउंड के बारे में इनका काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ होगा, ठीक है। फॉर्म में भी दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आपकी टीम में ऑटोमेटिक पिक बनने चाहिए, और 100 के बाद तो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा हो ही गया होगा उनका। उस बाद टॉम आबेल भी इसी फ्रेंचाइज के होकर खेलते थे, मतलब बर्मिंघम फिनिक्स के होकर। खिलाया नहीं क्या था ज़्यादा मैच, लेकिन उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी रहा होगा, और वैसे भी खराब फॉर्म पर तो वो है नहीं, हालांकि काउंटी में अलग रहा है उनका परफॉर्मेंस, उतना अच्छा बैटिंग से वो कर नहीं पाए हैं। लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था काउंटी का, दोनों ही इनिंग्स में वो खाता खोलने से पहले ही उनका खाता बंद हो गया था, लेकिन अलग बॉल है, अलग गेम है, तो आप उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। लेमन भी उसके बाद आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि इनका रोल बहुत बढ़ रहा है, और जिस तरह से टीम इनको यूज़ कर रही है और जिस तरह का इनका पोटेंशियल है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये ड्रॉपेबल प्लेयर में से बन जाते हैं। ग्रेगोरी बॉलिंग नहीं कराएंगे तो सिर्फ बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके आपको रहना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि लास्ट कुछ मैचेस में जब से हैम्पशायर ने मोमेंटम गेन करा है ना, भले ही उनकी बैटिंग कैसी भी हो, बॉलिंग लेकिन हमेशा ही इनकी तरफ से अच्छा हुआ है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर 130-40 रन का भी वो स्कोर कहीं पे बना देते हैं, तब भी जाके उनकी बॉलिंग यहाँ पे हमेशा पिंच पॉइंट रही है। तो इसीलिए सिर्फ बैटिंग करेंगे ऐसे प्लेयर के ऊपर, वो भी ऑलराउंडर सेक्शन से ले पाना इस मैच में अगेंस्ट हैम्पशायर वो भी बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। मैं ग्रेगोरी के बैटिंग को लेकर कुछ नेगेटिव नहीं बताना चाहता, लेकिन सामने क्योंकि हैम्पशायर की बॉलिंग और जेम्स विंस की कैप्टनसी है, तो मुझे लगता है यहाँ पर दिक्कत बन सकता है। अगर ये बैट्समैन सेक्शन में होते तो शायद हम सोच भी लेते, लेकिन ये ऑलराउंडर सेक्शन में है जहाँ से इनको पिक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रॉयल वैंडरमेर व गोल्ड्सवर्थी जैसे ऑप्शंस होंगे। गोल्ड्सवर्थी नहीं भी खेल सकते हैं, और अगर टीम चाहे तो यहाँ पर ब्रूक्स, डेवी दोनों पेसर्स को खिला के गोल्ड्सवर्थी को बाहर कर सकते हैं, देखना पड़ेगा।
बेन ग्रीन, ओवर्टन वगैरह हैं। ओवर्टन के यहाँ पर हेड टू हेड में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं। डेलैंग को काफ़ी अच्छी तरीके से टीम यूज़ करती है, डेथ ओवर में बॉलिंग वगैरह देती है, बैटिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं। हालांकि लास्ट कुछ मैचेस में थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आया है इनका परफॉर्मेंस। डेवी अगर खेलते हैं तो आप इनको जेन्युइनली कंसीडर कर सकते हैं। बॉलिंग से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इन्होंने गिन कर रखा हुआ है। उतना ज़्यादा लोग इनको फोकस नहीं कर रहे हैं बड़े बड़े नामों के बीच में, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो हमारे स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगे, स्मिथ होंगे, आबेल, लामनबी, वैंडमरवा, शायद हम रख भी रहे हैं यहाँ पर। हेड टू हेड में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और अगर हम सामने वाली टीम में नोटिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारे राइट हैंडर बैट्समैन जो है देखने को मिल जाएंगे। तो वैंडमरवा की बॉलिंग काम पे आ सकती है। तो 1 2 3 4, उसके बाद क्रेग ओवर्टन, और उसके बाद अगर वॉलर खेलते हैं ना तो इनको हमें कॉन्सिडर थोड़ा बहुत करना चाहिए। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इसको दिमाग में रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैम्पशायर के बारे में। धीन से ओपनिंग करेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्लॉट में कौन आएंगे, यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि डार्सी शॉट ओपनिंग कर रहे थे, वो अवेलेबल नहीं है। टॉम प्रेस्ट रिसेंटली इंग्लैंड अंडर 19 के खेल चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में बहुत ही बढ़िया बैटिंग उन्होंने करके रखी हुई है, और इनका पोटेंशियल कितना है ये तो उन्होंने इस सीजन में दिखा के रखा हुआ है। और सिर्फ ये नहीं, इनका एक बहुत ही बड़ा हिडन रोल भी इस टीम में बन सकता है। वो कैसे, आगे हम बात करते हैं। तो ये ओपनिंग कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इतना बड़ा चांस शायद टीम नहीं भी ले, और एक्सपीरियंस किसी प्लेयर से, जैसे कि यहाँ पे वेदरली का ऑप्शन है, या फिर कोई और एल्बर्ट जैसे प्लेयर्स, ये भी इनएक्सपीरियंस ही हो गए, तो वेदरली से भी ओपनिंग करा सकती है टीम। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। टॉम प्रेस्ट आपको हो सकता है ओपनिंग करते दिख जाए। उसके बाद वेदरली, जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। लियम डॉसन मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग में इनका प्रमोशन होगा, और थोड़ा बहुत नाम इनका भी हमने देखा है, कंसिस्टेंटली तो नहीं, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होंगे, और एक हमेशा ही यूनिक एंगल पर ब्रिंग करते हैं बॉलिंग से, तो हमेशा ही एक विकेट मिलने के चांसेस उनके पास बने रहते हैं। मैकमैनस लास्ट हेड टू हेड में उन्होंने कमाल की बैटिंग करके रखी हुई थी। ठीक है, और जैसी बैटिंग चल रही है हैम्पशायर की, और बॉलिंग जो है नहायत ही उतना बुरा नहीं दिख रहा है सॉमरसेट का, तो हो सकता है इनके पास बैटिंग आ भी जाए। और अगर आपके पास जो दोनों कीपर्स अवेलेबल होंगे, टॉम बैंटन और मैकमैनस, इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें तो बाई फार मार्जिन मैकमैनस बेटर फॉर्म पर नजर आए हैं, चाहे वो कोई सा ही फॉर्मेट हो जाए। ठीक है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा उन्होंने दिखाया है। भले ही बैटन की तरह शायद 20 गेंद में 40 रन की इनिंग्स वो नहीं खेलेंगे, लेकिन डिपेंडेंसी वो ज़्यादा दे रहे हैं, और उनके पास बैटिंग भी आनी है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, उसके बाद फुलर हैं, एल्बर्ट, क्रेन, जो लेग स्पिनर का रोल मैंने आपको बताया, उस मामले में क्रेन का भी नाम आएगा। अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट्स भले ही उनको ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग को फॉलो करेंगे आपको दिखेगा कि उनको सही से इस्तेमाल किया जाता है। वो हमेशा ही जो प्रेशर बनाने का जो सीन बना रहता है ना, वहाँ पे वो काफ़ी काम पे आते हैं। विकेट भले ही मिले नहीं मिले, एक आध विकेट हो सकता है मिल ही जाए, फैंटेसी में आपके साथ इतने काम पे नहीं आएंगे, लेकिन इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ब्रैडविल, क्रिस वुड, स्कॉट क्यूरी, एक और नाम जिनका हेड टू हेड में कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि जो टीम के अगेंस्ट में उन्होंने 4 विकेट निकाला हुआ था दूसरे मैच में, जैसे मैं बताऊँ, और उस टीम में और इस टीम में जो आज की मैच में खेलने वाली काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी जो नाम हमें मिले हैं हेड टू हेड से, उनमें से स्कॉट क्यूरी का भी नाम है। तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगे, जेम्स विंस का ऑब्जर्वेशन भी वही रहा है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस साउथहैम्पटन में आता है। हालांकि जिस तरह के प्लेयर ये हैं और जिस तरह का मोमेंटम इन्होंने गिन के रखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये कैचिंग पोजीशंस में भी खड़े रहते हैं, तो रन आउट कैचेस के पॉइंट्स भी आपको दे सकते हैं। तो ये ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं हुए आपकी टीम से। वेदरली के ऊपर आप चांस रह सकते हो, अगर आपको कोई बॉलिंग हैवी टीम या लो स्कोरिंग मैच का टीम आप बना रहे हो, किसी बैट्समैन के ऊपर चांस लेना है तो आप ले सकते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इनको लेने में ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए आपको। उसके बाद दॉसन हमारी टीम में होंगे। मैकमैनस मेरे लिए बेटर ऑप्शन है कीपर सेक्शन में। अगर आपको सेफ जाना है या बैंटर के साथ जा सकते हो तो 4 यहाँ से हो गए। उसके बाद मेसन ग्रे स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, क्यों मैं आगे आपको बताऊंगा। स्कॉट क्यूरी और ब्रैडविल, तो यहाँ से हमारे लिए 7 प्लेयर्स हो गए, जहाँ से 5 या 6 प्लेयर्स को हमें लेना है। बेंच पे जो प्लेयर्स हैं उनमें से आल्सॉप का एक चांस शायद बन भी सकता है अगर टीम ओपनिंग करवाना चाहती है तो, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है। हालांकि आल्सॉप को उस तरह से कंसीडर नहीं कर रही है टीम T20 मैचेस में, इसीलिए मैंने इनिशियली सोचा है कि इनको शायद नहीं खिलाया जाए, लेकिन चांसेस काफ़ी हैं कि ये खेल जाएँ और एल्बर्ट नहीं खेले और आल्सॉप ओपनिंग करने आ जाए, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो वैंडमरवा और ग्रेगोरी के आसपास लोग जा सकते हैं। आबेल भी अच्छे ऑप्शन बनने चाहिए। मतलब अगर आप वाइटलिटी ब्लास्ट में उनका परफॉर्मेंस देखेंगे आपको देखिएगा काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन रिसेंटली जिस तरह के खराब परफॉर्मेंस से वो गुजरे हैं काउंटी सर्किट पे, देखना पड़ेगा कि उसके बाहर वो कितनी जल्दी निकल पाते हैं। बाकी लेमन भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। वॉलर अगर खेलते हैं, और नहीं तो क्रेग ओवर्टन। अभी वॉलर के बारे में मैं क्यों इतनी बातें बता रहा हूँ मैं आगे आपको ज़रूर से बताऊँगा।
उसके बाद विंस और डॉसन यहाँ से हैम्पशायर की तरफ से। वेदरली मुझे लगता है डिफॉल्ट पिक होने वाले हैं बैटिंग सेक्शन में, अगर बहुत इशू नहीं हो तो आप इनको ले सकते हैं। ब्रैडविल उसके बाद, और क्यूरी मैकमैनस में से कोई एक। क्यूरी मुझे लगता है काफ़ी लोगों की टीम में होंगे, ड्रॉप करने लायक तो प्लेयर वो है नहीं, हर मैच में परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं। और मैकमैनस में जैसे मैंने बताया कि दोनों कीपर में से बेटर ऑप्शन मेरे पास होंगे। बैंटन भी कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है लोग टीम में रह लें वही बड़ी बात है। जिस तरह की फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, कैप्टनसी के लिए तो अच्छे ऑप्शन कभी भी नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से। और प्रेस्ट यहाँ से इनका बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकता है, किस तरह से आगे बातें करेंगे। बात करते हैं दूसरे सेमीफाइनल के बारे में। फर्स्ट सेमीफाइनल में क्या क्या बताया, किस तरह के प्लेयर्स के ऊपर मैंने फोकस करने को बताया है, थोड़ा सा भी दिमाग में रखो। 7-8 मिनट के बाद हम जब ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे आपको क्लियरली समझ जाएगा कि मैंने क्यों उन प्लेयर्स को ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा है। सही है, चलो दूसरा सेमीफाइनल जो होने वाला है ससेक्स और केंट के बीच में। सेम ग्राउंड सेम वेन्यू, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश हो सकता है, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए बारिश को साइड में रख के बाकी जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, इन दोनों टीमों के बीच में ऑफकोर्स मैच इस सीजन में हुआ है, लेकिन एक मैच बारिश के चलते नहीं हो पाया था। और दूसरे मैच में आपको याद होगा कि केंट के पूरी टीम को ही क्वारंटीन करना पड़ा था, तो उस मैच में ससेक्स ने उनको हराया हुआ था। और इस पिक्चर में काफ़ी सारे मैचेस वैसे भी अबंडन वगैरह हुए हैं, तो आप देख सकते हैं आखिरी 5 में से सिर्फ 3 मैचेस हमारे पास अवेलेबल है। उन 3 में से भी लास्ट मैच में केंट की जो टीम थी और अभी की जो टीम है बहुत ज़्यादा चेंजेस है। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये पहला मैच जो है 2020 से हमें देखना पड़ रहा है। केंट 141 करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको डैनियल बेल ड्रमंड और जो डेली दिख जाएंगे। रॉलिंस के यहाँ पर 2 विकेट्स रहे हैं, साथ में जॉर्डन मिल्स के विकेट्स। ससेक्स ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया रॉलिंस बॉलिंग से भी, और ल्यूक राइट का परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है। उसी सीजन का लास्ट मैच जो हुआ था होवे में, आपको वापस से डैनियल बेल ड्रमंड को स्टार्ट लेते हुए दिख रहे हैं। बाकी क्रॉली लीनिंग के परफॉर्मेंसेज हैं। बॉलिंग से ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाला था। ससेक्स ने यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, हालांकि वो पीछे रह गए। आपको रॉलिंस वापस से दिख रहे हैं, राइट दिख रहे हैं और वीसी। तो दोनों ही मैच पर दो बैट्समैन का जो नाम हमें कॉमन देखने को मिल रहा है ससेक्स की तरफ से, एक है ल्यूक राइट, दूसरे हैं दिल्ली रॉलिंस। और यहाँ से डैनियल बेल ड्रमंड हमें कंसिस्टेंटली दोनों ही मैच पर कुछ ना कुछ स्टार्ट लेते हुए दिख रहे हैं। बाकी बॉलरों में से यहाँ कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट निकाला था, कंसिस्टेंटली कोई नहीं है। और 2019 का एक मैच है, वो भी अगर हम देख लें तो केंट ने यहाँ पर बनाया था 154, जो कि बहुत बड़ा टोटल नहीं था। वापस से आपको डैनियल बेल ड्रमंड दिख रहे हैं, विल्स जॉर्डन वीसी के विकेट्स। वापस से ल्यूक राइट का परफॉर्मेंस है, ससेक्स ने यहाँ पर इजीली चेस कर लिया था और सॉल्ट के साथ। मतलब होवे में जो दोनों ही मैचेस हुए हैं, दोनों ही मैच में सॉल्ट का परफॉर्मेंस आया है। नहीं तो राइट और डैनियल बेल ड्रमंड, ये 2 नाम जो तीनों ही मैचेस हमने देखे हैं रिगार्डलेस ऑफ द ग्राउंड हमें देखने को मिले हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था कैंटरबरी में, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे दोनों ही टीमों की तरफ से, लेकिन केंट का तो पूरा ही जो है टीम का स्ट्रक्चर बदलना पड़ा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 130 रन बनाया था केंट ने, जहाँ पर आपको बोपाड़ा की बॉलिंग दिख जाती है। वीसी और राशिद खान जो यहाँ पर पहला मैच खेले थे उनकी बॉलिंग नहीं थी। राइट यहाँ पर वापस से चल रहे हैं, और रॉलिंस भी तीसरी बार इनका नाम आ रहा है 4 मैचेस में जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करा हुआ था। बाकी पॉडमोर हुपर के यहाँ पर विकेट्स रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ससेक्स यहाँ पर काफ़ी डोमिनेटिंग रही है इस पिक्चर में। ठीक है, आखिरी अगर हम कुछ मैचेस की बात करें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आखिरी 4 में से 3 मैचेस वो जीते हैं। 2-3 नाम हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से ल्यूक राइट का नाम है, डैनियल बेल ड्रमंड का नाम है। आखिरी मैच पर ये दोनों ही नहीं थे, क्योंकि नहीं ल्यूक राइट थे, डैनियल बेल ड्रमंड नहीं थे। आपको जैसे मैं बताया कि केंट का पूरा टीम क्वारंटीन हो चुका था। तो और दिल्ली रॉलिंस का एक नाम हमें मिल रहा है। दिल्ली रॉलिंस के बारे में हमेशा ही एक चीज़ कहता हूँ, अगर आप पूरा सीज़न फॉलो कर रहे हैं वाइट रेड ब्लैस्ट का, आपको पता होगा कि मैं हमेशा ही एक चीज़ कहता हूँ उनके बारे में कि जैसे जैसे सीज़न एंड मोमेंट पे आने जाता है, दिल्ली रॉलिंस का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उसी का एग्जांपल हो सकता है कुछ मैचों में आपको दिख रहा है। बाकी बॉलिंग में ज़्यादा कंसिस्टेंटली हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, स्पेशली अगर हम केंट की तरफ से बात करें, क्योंकि ससेक्स की बैटिंग काफ़ी अच्छी रही है इस पिक्चर में। यही एक मैच जो वो हारे हैं, यहाँ पर भी उन्होंने 194 बना के रखा हुआ था। बाकी ज़्यादा कुछ कंसिस्टेंटली हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ससेक्स यहाँ पर डोमिनेटिंग है। ससेक्स की बॉलिंग यहाँ पर अच्छी रही है, बैटिंग भी बेटर रहा है। एक ही मैच में केंट का जो है बैटिंग अच्छा रहा था, जिसको लीड किया था क्रॉली और जैक लीनिंग। कुछ हद तक आप कह सकते हैं ब्लेक तो अवेलेबल है नहीं, और बाकी मैचेस में केंट का बैटिंग उतना अच्छा इस पिक्चर में कहीं भी नहीं रहा है। ठीक है, डैनियल बेल ड्रमंड एक नाम आए हैं, 20, 30, 50 रन भी एक इनिंग से बनाए हैं, बाकी ज़्यादा कोई कंसिस्टेंट नहीं है। तो यह है कहानी हेड टू हेड की, ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने के लिए नहीं है। हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ।
और कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो काउंटी का जो मैचेस हुआ था इन 3 हफ्ते के बीच में, वहाँ पे अच्छा करके आए हैं। इनमें से कौन कौन से प्लेयर हैं? पहला नाम जो मैं बताना चाहूँगा वो है डैनियल बेल ड्रमंड। हेड टू हेड की तरह रिसेंट फॉर्म भी इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, लास्ट क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने रन बना के रखा हुआ है। उसके बाद जैक लिनिंग, हर एक इनिंग्स पे उन्होंने रन बना के रखा हुआ है। मैं मानता हूँ ये अलग बॉल है, अलग गेम है, लेकिन कुछ भी हो मोमेंटम उनके पास है, जो मैं आपको कहना चाहूँगा। बॉलिंग थोड़ा बहुत कराया है, बॉलिंग से उतना इफेक्टिव वो नहीं हो पाए हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि केंट का जो घर है कैंटरबरी का, वहाँ पे ही आपको दिखेगा कि लिनिंग की बॉलिंग जो है काम पे आई है इस सीरीज में। जहाँ पे भी मतलब उन्होंने बॉलिंग शायद काफ़ी जगह कराया होगा, लेकिन उनकी बॉलिंग काम पे आई है उस पर्टिकुलर ग्राउंड पे। ठीक है, लास्ट मैच भी वही हुआ था, 2 ओवर उन्होंने बॉलिंग कराया, 4-5 रन दिए, 2 विकेट्स निकाले, और ओवरऑल जो बॉलिंग का उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो उसी ग्राउंड से रहा है। उसके बाद सैम बिलिंग्स ने कुछ मैचों में स्टार्ट लिया है, कंसिस्टेंट तो नहीं नजर आए हैं, लेकिन कुछ मैचों में स्टार्ट उन्होंने रखा हुआ है। और मुझे लगता है कीपर सेक्शन में आपके लिए बेटर ऑप्शन वही होंगे सॉल्ट के ऊपर। टेली वगैरह ये नहीं खेले हैं कंसिस्टेंटली। और एक और होंगे जॉर्डन कॉक्स, स्पेशली इस दूसरे इनिंग्स में इन्होंने हर मैच भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। जॉर्डन कॉक्स से ओपनिंग भी कराया गया था, ऑफकोर्स यहाँ पर वो ओपनिंग तो करेंगे नहीं, उनका बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी नीचे होने वाला है, तो आप सोच सकते हैं इनके बारे में। उसके बाद डैरन स्टीवेंस हैं, क्लासन मिलने और क्वाइस अहमद जो खेलेंगे या नहीं देखना पड़ेगा। अगर क्वाइस अहमद नहीं खेल पाते हैं तो 2 स्पिनर्स के ऑप्शन और भी हैं टीम के पास, लोगन और मार्कस ओरियर्दन, टीम इनके साथ भी जा सकती है। ठीक है, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में होंगे, डैनियल बेल ड्रमंड होंगे, बिलिंग्स कीपर सेक्शन में आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। लिनिंग होंगे, उसके बाद बॉलरों में से क्वाइस अहमद ऊपर जो लेग स्पिनर का सीन मैंने आपको बताया, उसी तरह का सीन इनके लिए भी अप्लाई होता है सेकंड इनिंग्स में। ठीक है, और बाकी बॉलरों में से मिलने ऑफ कोर्स सीजन की शुरुआत से ही बहुत अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं। मिलने बॉलिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इस फिक्सचर में केंट की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है। पंट जो आपके लिए बन सकते हैं, देखिए क्रॉली जो होंगे ये सबके टीम में होंगे। ठीक है, और एकमात्र जो बैटिंग से डोमिनेटिंग वाला सीन केंट ने इस पूरे फिक्सचर में करके रखा हुआ है, उसको लीड भी क्रॉली ने ही करा था, लेकिन उतना अच्छा फॉर्म ये नहीं दिखा पा रहे हैं काफ़ी दिनों से। ठीक है, इंग्लैंड के टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हुए हैं और भी बहुत कुछ हुआ है। तो अगर आप क्रॉली को ड्रॉप करने का चांस ले रहे हो कहीं से, तो जॉर्डन कॉक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम एक होगा कि ये कीपर सेक्शन में है, आप दोनों कीपर लेने जाएंगे तो आपका टीम का बैलेंस खराब होगा। और दूसरी बात ये है कि इनका क्रेडिट भी बहुत हाई है, और तीसरी बात ये है कि इनको बैटिंग भी बहुत नीचे मिलता है। ठीक है, बाकी इनके फॉर्म को लेकर कोई नेगेटिविटी नहीं है, इनको जितना मौका मिलता है वो उतने में ही उन्होंने अपने आप को साबित करके रखा हुआ है, लेकिन मौका मिलना भी तो चाहिए। आगे जब हम मैच के बारे में बातें करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि इनको मौका कितना मिल सकता है, और जितना मिलेगा वो उतना इनफ होगा या नहीं। ठीक है, बात करते हैं सर्च की तरफ से जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपके टीम में आ गए होंगे, ल्यूक राइट और दिल लॉरेंस। ठीक है, बाकी डेविड वीजी रिसेंटली सीपीएल से काफ़ी अच्छा करके आए हैं, स्पेशली बॉलिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं दी जाती है, स्पेशली जॉर्डन और यहाँ पे मिल्स वगैरह के आने के बाद से, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी बैटिंग से तो बहुत अच्छे फॉर्म से ये नज़दीक नहीं गुजर रहे हैं काफ़ी दिनों से ही। बोपारा को टीम काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है, नंबर 3 तक बैटिंग, मिनिमम 2 ओवर की बॉलिंग, तो दोनों ही इनके पास मिल रहा है। और अगर मैच सही से होता है तो इनका रोल आपको काफ़ी बड़ा होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे हैरिसन वार्ड या ओडी कार्टर में से कोई एक खेल सकते हैं, बीच में जो एक स्लॉट बचा रहेगा वहाँ से, क्योंकि राशिद खान भी नहीं है, ट्रेविस हेड भी नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन की कमी तो होगी ही, तो उस जगह पे ये टीम इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद जॉर्ज गार्टन है, आर्ची लेनहम को टीम खिला सकती है, क्रिस जॉर्डन, विल बियर, टाइमन बिस की जगह आर्ची लेनहम राशिद खान के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। रिसेंटली अंडर 19 के होकर टीम के होकर जो खेल के आए हैं इंग्लैंड की टीम से, बहुत इफेक्टिव तो नहीं हुए हैं, लेकिन इनके बारे में एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि ये हमेशा विकेट नहीं निकालते हैं, लेकिन जिस दिन निकाला है इन्होंने, मतलब या तो 1 विकेट 0 विकेट ऐसा भी रहा है, और जिस दिन सही से उन्होंने मतलब परफॉर्मेंस करा है उस दिन बंचेस में ही विकेट निकाला है। और याद रखना कि मैं मतलब सेमीफाइनल 1 से ही आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ लेग स्पिनर्स के बारे में, तो ये भी उस सूची में आते हैं। क्या बताना चाहता हूँ आगे बताऊँगा, ध्यान रख से सुनो बस। तो हमारी टीम में जो प्लेयर्स होंगे, ल्यूक राइट, दिलरे लॉरेंस, डेविड विजी आप कंसीडर कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में। बाकी बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। रवि ओपरा को आप ले सकते हैं क्योंकि टीम इनको सही से इस्तेमाल कर रही है। बाकी नीचे आएंगे लेनहम, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। और उसके बाद क्रिस जॉर्डन, टाइमर मिल्स जैसा ऑप्शन तो है ही। क्रिस जॉर्डन बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। टाइमर मिल्स अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं हर मैच में ही, आप अगर उनकी बॉलिंग देखेंगे रिसेंटली, स्पेशली चाहे वो 100 के मैचेस ही क्यों ना हो, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन विकेट्स वो नहीं निकाल पा रहे हैं जो फैंटेसी में आपके लिए काम पे आ सकता है।
ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर्स होंगे जिनमें से हम हमारा टीम जो है बनाएंगे। बेंच पे क्लेटन होंगे, कार्सन एक स्पिनर का ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर उनका चांस बन सकता है। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो लिनिंग, डेली, डैनियल बेल-ड्रमंड, इनके आसपास लोग जाएंगे। लिनिंग का परसेंटेज हमेशा ही ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं स्मॉल लीग में जिनको कैप्टन बनाते हैं, बस नाम की वजह से मुझे लगता है। बाकी डेली हैं, डैनियल बेल-ड्रमंड, हर तरफ से इनके लिए पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं हमें। अच्छा, एक और प्लेयर है डैनियल बेल-ड्रमंड जो बर्मिंघम फिनिक्स की फ्रेंचाइज टीम में थे। इनको खिलाया नहीं काफ़ी ज़्यादा मैच, लेकिन वो उस टीम का पार्ट रहे हैं, तो आप बिल्कुल इनको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन के बारे में इनको काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ होगा उस समय में, जो 1-2 महीने का जो ड्यूरेशन था वहाँ पे। लीनिंग जैसे मैंने बताया कि अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। बॉलिंग शायद मिले, यहाँ पर मैं उनकी बॉलिंग का उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, लेकिन बैटिंग से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो। और उसके बाद दिल्ली हैं, बिलिंग्स हैं, थोड़ा इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद क्वाइस अहमद, सेकंड इनिंग्स में जो लेग स्पिनर का मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस मामले में इनका नाम आ सकता है। और आखिरी मैच में भी उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। जॉर्डन कॉस, क्रॉली में से कोई एक, अगर आप क्रॉली को ड्रॉप कर रहे हैं तभी जॉर्डन कॉस का कुछ रोल बनेगा, नहीं तो आपकी टीम में ना ही हो तो बेहतर। सचिन की तरफ से राइट और बोपारा, राइट का नाम हमने हेड टू हेड में भी देखा है, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं राइट। और वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग चीज़ों में से रहा है कि राइट को 100 में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, जबकि उनसे ज़्यादा, उनसे कम कंसिस्टेंट प्लेयर्स को मौका मिला था। तो जो भी हो, उसके बाद वीसी और सॉल्ट के ऑप्शन होंगे। रिस्की में रॉलिंस हमेशा ही एक ऑप्शन बने रहते हैं सीजन के एंड में, मैं हमेशा कहता हूँ। बॉलिंग पता नहीं कराएंगे या नहीं, करा भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन देखना पड़ेगा टीम को किस तरह से इस्तेमाल करती है। और उसके बाद ये जो स्पिनर्स होंगे ना, स्पेशली लेग स्पिनर्स, जो लिनहम और बियर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप सोच सकते हैं। बियर का क्या है कि ये थोड़ा डिफेंसिव बॉलर है, ठीक है, ये ज़्यादा रन्स के लिए यहीं जाते हैं और विकेट्स भी इनको कम ही मिलते हैं। लेकिन लिनहम काफ़ी अटैकिंग बॉलर हैं, आप देखेंगे कि इनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा होती है, 7-8 के आसपास होती है, लेकिन विकेट्स भी वो निकालते हैं। तो इसीलिए स्मॉल लीग में लेना ना कोई ऑप्शन अगर आपके पास है लेग स्पिनर में से, तो वो लिनहम होना चाहिए। स्पेशली सेकंड इनिंग्स में क्या है सीन मैं बताता हूँ। तो ये है दोनों मैचेस के बारे में, कुछ प्लेयर्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में जो बताने लायक था। बहुत ज़्यादा कुछ नया मैं आपको नहीं बता सकता टूर्नामेंट के एंड में आके, फाइनल्स डे में आके। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये सीरीज ना सिर्फ दोनों सेमीफाइनल्स में बल्कि फाइनल में भी आपके काम पे आ सकता है, और वो है ग्राउंड के बारे में। ठीक है, ये ग्राउंड है एजबस्टन बर्मिंघम, न्यूट्रल वेन्यू है चारों ही टीम के लिए। और ये आपको पता होगा ये घर होता है वारविकशायर का, और वारविकशायर और इन चारों टीमों का कोई भी नाता नहीं है, चारों टीमें, और ये अलग ग्रुप में रहा करते हैं। तो ऑफकोर्स इस ग्राउंड से कोई इन्फॉर्मेशन हमें इन टीम्स के बारे में नहीं मिलने वाला है। वेदर की बात करें, पहला मैच मुझे लगता है आराम से हो जाएगा। दूसरे मैच के पहले इनिंग्स में भी मुझे लगता है बारिश आपको नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता जाएगा बारिश आ सकता है। ये थोड़ा सा नोटिस कर लेना कि कैसा वेदर चल रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है अभी के लिए कि दूसरे मैच में बारिश के चांसेस हैं, लेकिन फाइनल मैच जो होगा वहाँ पे मुझे नहीं लगता बारिश होगा। अभी अगर दूसरे मैच को घसीटने के चक्कर में फाइनल्स का जो है समय वहाँ पे कुछ इंटरप्शन वगैरह होता है, तब जाके कुछ गड़बड़ हो भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे सेमीफाइनल का मैच छोटा हो सकता है, ये पकड़ कर चलना। फर्स्ट सेमीफाइनल और फाइनल अगर सब कुछ सही रहा तो सही से हो जाना चाहिए, ठीक है। एक आध ओवर की कमती हो सकती है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस ग्राउंड के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं और इस ग्राउंड में कैसे कैसे मैचेस हुए हैं। 100 के कुछ मैचेस की भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि 100 के फॉर्मेट अलग होते हैं, बॉलरों की बॉलिंग, बॉल्स वगैरह सब कुछ अलग होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मैचेस हैं जो मैं आपको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। इस सीजन के 6 मैचेस मेरे ख्याल से हुए हैं, उनमें से 5 मैचेस देखते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला मैच डरहम बना बर्मिंघम की टीम 164, बहुत बड़ा स्कोर ये नहीं है। आगे जब हम बातें करेंगे ना आपको समझ में आएगा, ये बहुत बड़ा टोटल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड, बर्मिंघम बियर्स 130 पर निपट गए। बर्मिंघम बियर्स उतना कंसिस्टेंट टीम कभी रही नहीं है, ये आपको पता ही होगा। 1-2 बैट्समैन के अलावा कोई उनकी तरफ से बताने लायक प्लेयर नहीं होते हैं, तो वो नहीं चले तो टीम भी नहीं चली, सारी सी बात है। तो पेसर्स यहाँ पर दोनों ही इनिंग्स में डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, अगला मैच यॉर्कशायर बनाम बर्मिंघम। अच्छा, बर्मिंघम की टीम में आपको पता होगा कि 2 स्पिनर्स रहते हैं, एक है जेक लिंटॉट और दूसरे हैं डैनी ब्रिग्स। डैनी ब्रिग्स हैं ऑफ स्पिनर, लिंटॉट हैं लेग स्पिनर, ठीक है। अगर मैं काउंट करने आऊँगा ना तो आपको दिखेगा कि लिंटॉट जो हैं काफ़ी ज़्यादा विकेट्स निकाला है उन्होंने दैन डैनी ब्रिग्स। बॉलिंग दोनों नहीं अच्छी कराई है, डैनी ब्रिग्स भी इकोनॉमिकल रहे हैं, लेकिन विकेट टेकिंग के मामले में हमेशा ही डैनी ब्रिग्स पीछे रहे हैं लिंटॉट से। इस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड के बाहर शायद उन्होंने अच्छा करा भी होगा, लेकिन इस ग्राउंड पे लिंटॉट ने हमेशा एज रखा है ओवर डैनी ब्रिग्स। लिंटॉट क्या है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या उनका रोल रहा है। देखो, यॉर्कशायर बनाम बर्मिंघम का मैच हुआ, पेसर्स का अपर हैंड तो था, लेकिन स्पिनर्स ने यहाँ पर 3 विकेट निकाले, जहाँ वैसे मेरे ख्याल से लिंटॉट का ही 2 या 3 विकेट था। बर्मिंघम ने इजीली चेस कर लिया।
नॉटिंघमशायर बनाम बर्मिंघम। नॉटिंघम ने बनाया 177, डिसेंट स्कोर है। पेसर्स के साथ स्पिनर्स मतलब वही लिंटॉट और डैनी ब्रीस आप समझ सकते हैं, लेकिन बर्मिंघम बियर्स को यहाँ पर 63 पर निपटा दिया। यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोटिस करो, 81 पर निपटा दिया, स्पिनर्स का रोल आया। यहाँ पर 9 विकेट गिरे, स्पिनर्स का कुछ रोल आया, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में 63 पर निपटा दिया, जो इस सीजन का लोएस्ट स्कोर है वाइड ब्लास्ट में किसी भी टीम के द्वारा, वो भी होम टीम से, जहाँ पर स्पिनर्स ने निकाला था 6 विकेट। स्पिनर्स मतलब कौन? शमित पटेल, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर या ऑफ स्पिनर आप जो भी कह सकते हैं, और कैल्विन हैरिसन। कैल्विन हैरिसन कौन है? राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर। ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज आपको दिख रही है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। बर्मिंघम बियर्स बना वॉर्चेस्टरशायर का मैच हुआ 169, उसी रेंज में स्कोर बन रहा है, अभी तक ज़्यादा हमने बनते हुए नहीं देखा है। पेसर्स का अपर हैंड, वॉर्चेस्टरशायर उसको चेज नहीं कर पाई। पेसर्स के तो हैं ही, लेकिन स्पिनर्स यहाँ पर अपर हैंड रख रहे हैं। स्पिनर्स मतलब कौन? नाम मैंने आपको बता दिया। पांचवा मैच बर्मिंघम बियर्स बनाम नॉर्थम्पटनशायर 191, काफ़ी बड़ा स्कोर था। स्पिनर्स ने ही यहाँ पर सारे के सारे विकेट्स निकाले, हालांकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा उसका। नॉर्थम्पटनशायर चेस नहीं कर पाए, लेकिन 177 उन्होंने भी बनाया। स्पिनर्स का 3 विकेट और पेसर्स का ज़्यादा। याद रखना, ये जो स्पिनर्स के आपको विकेट दिख रहे हैं ना, ये 1 या 2 ही स्पिनर के विकेट हैं, और पेसर्स के जो विकेट हैं मिनिमम तो 4 पेसर हैं ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल शुरुआत से ही आपको कह रहा था कि लेग स्पिनर्स का रोल इस ग्राउंड पे काफ़ी होता है, अगर आपके पास सही लेग स्पिनर है तो। ठीक है, और इसी सेम रीज़न की वजह से इमरान ताहिर भी इस ग्राउंड पे इफेक्टिव हुए हैं, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। आपको याद होगा कि 100 का जो सीज़न हुआ था, एक मैच पे उन्होंने 5 विकेट भी निकाला हुआ था, और वो इसी ग्राउंड पे था और सेकंड इनिंग्स में था। ठीक है, सिर्फ इमरान ताहिर नहीं, और भी काफ़ी लेग स्पिनर रहे होंगे, जैसे कि राशिद खान जो नॉटिंघम का फ्रेंचाइज जो हुआ करता था उसके होकर खेलते थे, उनका भी सेम सीन रहा है। और भी मैट पार्किंसन जो लेग स्पिनर है, वो भी सब जो अच्छे लेग स्पिनर, मतलब किसी को भी आप लेग स्पिन की बॉलिंग दे देंगे वो विकेट निकालने की ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है, जो विकेट टू विकेट बॉलिंग करना जानते हैं, ऐसे बॉलर स्पेशली लेग स्पिनर्स का मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करा है कि काफ़ी इफेक्टिव रोल रहा है। और इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि दोनों ही मैचेस में कम से कम सेकंड इनिंग्स में, अब पहले मैच का ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड इनिंग्स में तो हो सकता है बारिश से कुछ रुकावटें आएँ, कम से कम सेकंड इनिंग्स में एक लेग स्पिनर आप ज़रूर से लेकर चलिए। नाम कौन कौन से हैं मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। ठीक है, बाकी इस ग्राउंड से हमें जो एक्सपेक्टेशन रहती है हमेशा ही कि रन्स यहाँ पे बनते हैं। अगर आपके पास स्पिन अटैक नहीं है तो आप कहीं से भी रनों के फ्लो को नहीं रोक सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि विकेट नहीं निकलेंगे, विकेट निकल सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पेसर्स होते हैं, वो ज़्यादा ओवर की बॉलिंग कराते हैं, तो वो विकेट बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे रनों के फ्लो को रोकना है या बैटिंग कोलैप्स का कुछ सीन आप देख रहे हो, वहाँ पे स्पिनर्स का, अच्छे खासे स्पिनर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यही बात है जो मैं ऊपर से बताना चाहता था, और यही सारी चीज़ें हैं जो ग्राउंड से हम बता सकते थे। हेड टू हेड की चीज़ें तो मैंने आपको बताई हैं। अभी हम डायरेक्टली आ जाएंगे दोनों मैच की टीम्स को देखने के लिए। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अच्छा, वैंडम बाबा की जगह पर अगर आप चाहो तो यहाँ पे व्हील को ही ले लो। अच्छा, तो ये एक समझ लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्लॉट अभी बचा हुआ है, और अब तक आपको समझ में आ गया होगा वो स्लॉट किसके लिए होगा। वो होगा या तो मेसन क्रेन, ठीक है, या तो वॉलर। अगर खेलते हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, जो भी टीम दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग कराएगी। ठीक है, क्लियर सी बात है। अभी दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग करानी होगी तभी आप लेग स्पिनर को लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप लेग स्पिनर को किसी भी इनिंग्स में ले सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी अगर आपको देने की है तो आप लेग स्पिनर्स को दूसरे इनिंग्स में ही देना। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि वो पहले इनिंग्स में विकेट्स नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास कोई सेफ बॉलर हो, अगर आप देख रहे हैं कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है, पहले इनिंग्स में ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट परफॉर्मेंस, जो बेस्ट परफॉर्मेंस आया है लेग स्पिनर्स का, वो दूसरे इनिंग्स में आया है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मैंने स्मिथ, फिंस और आबेल, मुझे लगता है ये 3 डिफ़ॉल्ट पिक होंगे। यहाँ पर लोग वेदरली को ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा बैटिंग हैवी टीम नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, वेदरली एक डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। लेमन भी मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा, मोमेंटम गेन करके रखा हुआ है इन्होंने, इनको बॉलिंग भी ढंग से मिल रही है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो शायद नहीं है, लेकिन बिल्कुल टीम में तो रखने वाले प्लेयर में से है ही। और उसके बाद क्रेग ओवरटन और डेवी को मैंने रखा है। एक चीज़ याद रखना कि हैम्पशायर चाहे कुछ भी करे, बैटिंग से आप उनकी ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। ठीक है, उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है, लेकिन बैटिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सोमरसेट की तरफ से भी मिनिमम मैंने 3 ऑप्शन तो रखे ही हैं बॉलिंग के लिए। अगर मैं लेमन बी को उतना ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं भी रखूँ तब भी 2 ऑप्शन तो मेरे पास हैं। ठीक है, तीसरा बॉलर आप ऐड कर सकते हैं, अगर वॉलर सेकंड में बॉलिंग कराते हैं या फिर वैंडमर, जैसे ऑप्शन हैं उन पे से।
ठीक है। वैंडम बाबा एक काफ़ी डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं, काफ़ी लोग कैप्टन भी बनाएंगे, याद रखना क्वार्टर फाइनल में अच्छी बॉलिंग कराई थी उन्होंने, हेड टू हेड में भी बीच में कुछ नाम उनके हैं, तो आप उनको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। कैप्टन वाइस अगर हम चॉइस की बात करें, और यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको होने वाला है। देखिए सेफ ऑप्शंस अगर आप देखना चाहते हैं तो लियम डॉसन अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, मोमेंटम है इनके पास, और रिसेंटली काउंटी में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। काउंटी में भी वैसे हैम्पशायर ने सेम चीज़ करा हुआ था, ठीक है। ज़्यादा रन उन्होंने कहीं भी नहीं बनाए, लेकिन 3 में से 2 मैच वो जीते हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके, चाहे वो कोई सा भी बॉलर हो। तो लियम डॉसन अच्छा मोमेंटम गेन कर रहे हैं, बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है उनकी, बैटिंग से भी अच्छा फॉर्म पर नजर आ रहे हैं, तो अब इनके साथ जा सकते हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए क्यूरी बहुत ही अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वैंडम बाबा को लेना चाहते हैं तो वैंडम बाबा भी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, लेकिन मेरे टीम में यह बन नहीं रहे हैं। आउट ऑफ नो वेयर कुछ ऑप्शंस आपको देखना है तो यहाँ पर क्रेग ओवर्टन बन रहे हैं, और बड़ी लीग में जो भी लेग स्पिनर को आप ले रहे हो उनको कम से कम वाइस कैप्टन बना के 1-2 टीम में ट्राई जरूर से कर देना। यहाँ पे देखिए बैटिंग हैवी में बना था, लेकिन यहाँ पे कोई जेन्युइन बैट्समैन मुझे दिख नहीं रहे हैं जिनको मैं भरोसा कर सकूँ, स्पेशली स्मॉल लीग के लिए। बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो, जैसे कि यहाँ पर अगर आप चाहो तो बैटन को एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर वो खड़े हो गए तो बहुत लंबा खींच सकते हैं, हमेशा ही रिस्की पिक होते हैं अगर आप बैटन के ऊपर चांस लेते हो तो। हिलद्रेथ का एक ऑप्शन है, लेकिन काफ़ी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा बैटिंग तो अच्छी हुई नहीं है सोमर्स की तरफ से भी, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं दिखा रहा। और हैम्पशायर की बैटिंग तो वैसे भी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए बैटिंग के ऊपर मैंने ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाया है। सिर्फ मैंने जेन्युइन कुछ बॉलर्स जो मेरे लिए थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर ओवरटन, डेवी, व्हील भी बैटिंग कर सकते हैं, तो इनके ऊपर मैंने भरोसा रखा है, ठीक है। व्हील के जगह पर क्रिस वुड भी एक ऑल्टरनेबल ऑप्शन है, या फिर अगर आप व्हील के जगह पर चाहो तो ले सकते हो वैंडम बाबा को भी, लेकिन व्हील बहुत ही अच्छे मोमेंटम से गुजर रहे हैं, आखिरी कुछ मैचेस में 100 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करके रखा हुआ है। तो यह है सेमीफाइनल 1 की टीम। दूसरे सेमीफाइनल की बात करते हैं, तो ये है दूसरे मैच का एक स्ट्रक्चर। दूसरा मैच छोटा हो सकता है, ये पकड़ के मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। फिर से एक स्लॉट मैंने खाली रखा है, तो जो भी टीम दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग कराएगी उनके तरफ से आप एक लेग स्पिनर को ले सकते हैं। सिर्फ लेग स्पिनर ही नहीं, मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा बैटिंग ऑप्शन या ऑलराउंडर ऑप्शन है जो नंबर 3-4 तक बैटिंग कर ले, ऑफ स्पिन का भी ऑप्शन प्रोवाइड करे, तो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लीनिंग को यहाँ पर रखा है। दिलरे रॉलिंस अगर बॉलिंग कराते हैं, चांसेस हैं, देखना पड़ेगा, तो उनके भी यहाँ पर ऑप्शन है। बाकी मिलने, क्रिस जॉर्डन, दोनों टीम के दोनों डेथ बॉलर्स को रखा है। डेविड विजी काफ़ी लोग रखेंगे, बॉलिंग से ही मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, बैटिंग से मुझे उम्मीद नहीं है। अगर आप चाहें डेविड विजी की जगह किसी और प्लेयर को भी ले सकते हैं। बोपारा को रखा है, बोपारा को काफ़ी सही से टीम इस्तेमाल कर रही है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। अगर मैच छोटा होता है तो आप बोपारा के ऊपर चांस ले सकते हैं, ठीक है। बोपारा के जगह पर यहाँ पर आप चाहे तो सॉल्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर कहीं पे समझ लीजिए 7-8 ओवर का मैच होता है तो सॉल्ट उस सिचुएशन में काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैच छोटा होगा यही सोच के ही मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो देखना पड़ेगा कि वेदर कैसा होता है उस हिसाब से। इस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बात करें, अगर मैच छोटा होता है तो आप यहाँ पे ल्यूक राइट और डैनियल बेल्टमन के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, इनके हेड टू रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, और अगर 30-35 रन की भी इनिंग्स खेल के देते हैं तो 50 के आसपास पॉइंट्स आपका हो जाएगा, तो वही आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। और बॉलरों में से जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके डेथ ओवर्स के बॉलर जो होंगे, जैसे कि यहाँ पर मिलने हैं, मिलनेस हैं, क्रिस जॉर्डन है, इनके ऊपर आप जा सकते हैं। डेविड विजी की जगह पर अगर आप जेन्युइनली किसी अच्छे ऑप्शन इन्फॉर्म प्लेयर के साथ जाना चाहते हो ना, तो वो ऑप्शन आपके लिए मिलनेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यही कर सकते हो, और जो लेग स्पिनर दूसरे ने बॉलिंग कराएंगे आप उनको ले सकते हो, ठीक है। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर। वीडियो लंबा है, ये दोनों मैच एक साथ हमने कवर करके रखा हुआ है, और मैंने कोशिश करी है कि एक साथ आपको समझाने की, क्योंकि अगर मैं अलग अलग बनाने जाता तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाते या भूल जाते। एक साथ मैंने बताने की कोशिश करी, अगर आप 2 बार देखते हैं वीडियो तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो सकता है। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट में कि नॉकआउट मैचेस तक आते आते आप इन मैचेस पर ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। ज़्यादा उम्मीद या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, बस जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से खेलना है। अगर होता है अच्छा तो नहीं तो पूरा टूर्नामेंट हमारा अच्छा ही गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और सारी एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल जो अपडेट्स वगैरह आने वाली है वो वही पे मिलेंगी आपको। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।